हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नीट बायोलॉजी का क्लास 12 का बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। तो इस यूनिट के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे वो टेक्निक को आगे फर्दर प्रोसीड किया जाता है, कैसे वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, कुछ बेसिक्स के बारे में और इसके अंदर आने वाले बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक है, आज हम केवल बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर, जो कि इसका बहुत रोल है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, हम इसकी डेफिनिशन से स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनिशन क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनिशन होती है, biotechnology is defined as the use of a living organism, cells, biological systems to develop up products, processes, and technologies for the benefits of a human, animal, and the environment. मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज अ यूजिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम का और सेल्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करना, प्रोसेसेस को डेवलप करना, एनालाइजिंग टेक्निक्स का डेवलपमेंट करना by the use of a technology, and it is a combination of a biology and the technology. It's a both, the combination is biotechnology. ठीक, तो इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो हमें डेफिनेशन के बारे में क्लियर हुआ। द बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, बायोलॉजिकल सिस्टम एंड मेक देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स and which are beneficial for the human being and as well as plant as well as the whole environment. The biotechnology, the next line is regarding the, it involves applying biological principles, tools, and techniques to solve the problems and create a useful product in the field such as agriculture. मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, तो जब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है या फिर हम क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, अब आज के आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल हो चुका है हमारे मेडिसिन डेवलपमेंट में। हो गए, हम जब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई भी मेडिसिन डेवलप करनी पड़ती है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी का। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है? इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्रियल कोई आपको प्रोटीन बनाना है या फिर आपको कोई 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 ऐसा कोई ऐसा प्रोटीन बनाना है जो ह्यूमन मेडिसिन के तौर पे एज़ वेल एज़ द इम्यूनिटी के तौर पे, आपको वैक्सीन जब हमने बनाई थी, तो वो भी एक तरीके का था, वो एक मेडिसिन की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ था। ठीक है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक? जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है? बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है 2 तरीके के प्रिंसिपल्स पे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है बेटा, वो होता है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप लोग इंजीनियरिंग तो वर्ड समझते होंगे, इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या फिर हम किसी फिनोमेना का यूज़ करके या फिर किसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम एक एक मशीन फ़ॉर्म करते हैं। मतलब मशीन की लर्निंग होती है, मशीन की एनालाइज़िंग होती है, मशीन का फ़ॉर्मेशन होता है, मशीन की वर्किंग होती है। ये सारी चीज़ें आती है आपकी इंजीनियरिंग में, मशीन का फ़ॉर्मेशन इंक्लूडिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन से रिलेटेड उसका इंसर्शन, डिलीशन, इंसर्शन, आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफर इन द होस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होती है। ठीक है? पहला हमने प्रिंसिपल पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा इसका प्रिंसिपल है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग देखो, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है। अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2 किलो बीज हैं, 2 किलो किसी गेहूँ के बीज हैं, तो उनका आप मास प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो? आप उन खेतों को और उगाओगे, मतलब उन बीजों को प्लांट करोगे खेत के अंदर और उनसे डिफरेंट डिफरेंट आपके गेहूँ के प्लांट बनेंगे, ठीक है? व्हीट के प्लांट बनेंगे और जिसकी वजह से वो और भी बीज डेवलप होंगे। उसी तरीके से बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में हम मास प्रोडक्शन करते हैं।
या फिर हम कहें स्केल अप प्रोडक्शन करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स altering the genetic material like DNA or RNA of an organism to introduce a new trait or enhance the existing one. It allows for the isolation, modification, transfer of a specific gene of a sequence from one organism to another organism and creation of a recombinant DNA to produce a desired protein। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, ऑल्टरेशन करते हैं। ऑल्टरेशन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, मेरी ड्राइंग काफी सही है। इसके जो जीन होंगे वो हम इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसके जीन को हमें जो भी जीन चाहिए, ठीक है, जो भी जीन चाहिए हमें इसके जीन को उठा करके इस इंडिविजुअल 2 के अंदर इंडिविजुअल 1 से हम ट्रांसफर कर देंगे। ये आता है, ठीक है। और हम कैसे, सबसे पहले हमें पहले इसका आइसोलेशन करना पड़ेगा। आइसोलेशन होगा, आइसोलेशन करेंगे, सबसे पहले हम इंडिविजुअल 1 से बाहर निकालेंगे। दूसरी बात, हम अब उसके अंदर ट्रांसफर कैसे करेंगे, हमारे पास कोई कैरियर तो होना चाहिए जो हमारे जीन को लेकर के जाएगा यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो उसी तरह हम यूज करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैक्टर्स का। वैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, और वो ट्रांसफर कौन से मेथड से होगा, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसफर, या फिर हम कहें ट्रांसमिशन क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक, ये सारी की सारी चीजें जो लाई करती है, ये आपकी लाई करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के अंदर। दूसरी बात हम करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग optimization biological system for a large scale production of a biological products. It include culture cells, microorganism, tissue and control environment। देखो, एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ऑप्टिमाइजेशन, जो ये वर्ड होता है ना बेटा, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है एट टेम्परेचर, एट पीएच which is और एक और आप जोड़ सकते हो ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ रेगुलेटर्स एट विच द सेल ग्रोथ, या फिर हम बात करें कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा बेटा, सेल की ग्रोथ होगी तो सेल बनेगी, प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम। जब हम बात करते हैं ऑप्टिमल कंडीशन की या फिर ऑप्टिमल ग्रोथ की, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें उसका सूटेबल टेम्परेचर होगा, सूटेबल पीएच होगा, और ही हम बात करें सूटेबल उसके ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो होगी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द मेंटेनिंग एंड द ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स कल्चरिंग ऑफ अ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सेल ग्रो करनी है, कोई भी सेल हमें ग्रो करनी है, तो उसकी ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल उसका कोई पीएच होगा। जैसे ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन सेल्स के अंदर कोई भी प्रोटीन बनता है तो वो कितने डिग्री सेल्सियस, जो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस फॉर अ कल्चर सिस्टम। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा वो उस पर ग्रो करेगा। टिश्यू जो होगा वो उस टिश्यू इन अ कंट्रोल एनवायरमेंट, मतलब टिश्यू के लिए जो ग्रो करने के लिए उसके ग्रोथ फैक्टर चाहिए होंगे वो हम सब उसे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाएगा, ताकि वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सके, लार्ज पॉपुलेशन को फीड कर सके या फिर हम यूज कर सके। यूज ऑफ अ बायोरिएक्टर फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन of a useful products like a enzyme, vaccine and the antibiotics। ठीक है, मतलब अब बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग किस लिए की जाती है, आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें उसे किसी ना किसी वेसल में तो डालना पड़ेगा। अब उस वेसल का नाम होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में हम उसे नाम देते हैं बायो रिएक्टर। ठीक है, बायो रिएक्टर मतलब आपने जब देखा होगा, आप बड़ी बड़ी डेयरी इंडस्ट्रीज में जाते होंगे, उसमें बड़े बड़े कंटेनर रखे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर जिसमें अंदर दूध आता है, फिर उसके बाद उसमें इनोक्यूलम डाला जाता है, फिर उसके अंदर से फाइनली आपका दही में से आपका वेज होता है उसे अलग कर लिया जाता है, और आपका क्रीम जो होती है उसे अलग कर लिया जाता है। तो उस बड़े कंटेनर को जिसके अंदर उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी, जिसके अंदर कर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, वो सारा पूरा का पूरा क्या है, एक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक लार्ज वेसल है, मैं आपको दिखाता हूं बना करके, जैसे बायोरिएक्टर,
ये एक लार्ज कंटेनर है बायोरिएक्टर, ठीक है। इस बायोरिएक्टर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे आपके एंजाइम का या फिर हम कहें सेल्स का, जो भी चीज, जो भी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल इसमें जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे, ठीक है, एट ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब जो इसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल होगा वो पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर जो इसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल होगा, ठीक है, वही सारी चीज दी जाती है। क्लियर? तो हमने भी डिस्कस करा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में और बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं और थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। इस चीज को याद रखना, दो प्रिंसिपल हैं, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिक्स की जो हम बात करते हैं, तो हम इस पूरे चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना वेक्टर, कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स, ये वो वाले फिजिक्स वाले वेक्टर्स नहीं है, ये दूसरे वेक्टर्स होते हैं जो आर द कैरियर मॉलिक्यूल्स, आर द कैरियर मॉलिक्यूल। ये हमारे पर्टिकुलर जीन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है बहुत, अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसका एक प्रोसेस है जिसका नाम है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे, स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम बात करते हैं और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स के मतलब डिफरेंट डिफरेंट और कौन कौन से वेक्टर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो होती है। एक्स्ट्रा नॉलेज को स्टार बनाते हैं, एक्स्ट्रा अबाउट वेक्टर्स, एक्स्ट्रा अबाउट वेक्टर्स, लाइक शटल वेक्टर, लाइक शटल वेक्टर्स। और हम पढ़ेंगे इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत सारी एप्लीकेशन होती है बायोटेक्नोलॉजी में, इंसुलिन हो गई। और आपका क्या हो गया, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, और अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एंटी ट्रिप्सिन। और हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज, फॉर एग्जांपल आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, एटसेट्रा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर्स को कैसे, क्या होते हैं वेक्टर्स, वेक्टर क्या होते हैं। आज हम इसको पूरे को डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और आज ही हम इसे पढ़ लेंगे जो एक्स्ट्रा है वेक्टर के बारे में, एक्स्ट्रा अबाउट द वेक्टर, लाइक अ शटल वेक्टर्स, शटल वेक्टर्स के बारे में, इनको आज हम कंप्लीट ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स, vectors are the vehicle to transfer the genetic material from one cell to the other for a different purpose like multiplying, expressing and isolating। देखो वेक्टर क्या है, अभी हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, अभी हमने ये पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म से, ये ऑर्गेनिज्म वन है, और इस ऑर्गेनिज्म में हमें कोई भी जीन ट्रांसफर करना है। वो जो जीन है हमारा, जो जिसे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसे हम एक जीन से, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हमें कोई कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए होगा, क्योंकि हमने जीन निकाल लिया, उसका आइसोलेशन किया और फाइनली उसे हमें ट्रांसफर करना है किसी दूसरे को। तो कोई कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, उस कैरियर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर इज नथिंग, इट इज अ कैरियर मॉलिक्यूल विच कैरी द फॉरेन डीएनए और अ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम वन organism to another organism।
ओके, तो डेफिनेशन क्लियर है वेक्टर की। तो वेक्टर एक्ट एज अ व्हीकल टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन सेल टू द अदर फॉर अ डिफरेंट पर्पसेस लाइक मल्टीप्लाइंग, एक्सप्रेसिंग एंड आइसोलेशन। मतलब जब वो जीन उसके अंदर चला जाएगा तो उसके अंदर उसके बहुत सारे वर्क रहेंगे कि वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, वो अपने जो जीन होगा उसको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेशन कराने के बाद फाइनली उसका एक प्रोडक्ट बनाएगा और उसका एक आइसोलेशन करने में भी हेल्प होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो और भी कुछ बातें हैं वेक्टर से रिलेटेड। द डीएनए इंसर्ट दैट ट्रांसमिटेड बाय अ वेक्टर इज टर्म्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब किसी वेक्टर के अंदर कोई वेक्टर होता है, उसके साथ अगर हमने कोई डीएनए लगा दिया, कोई डीएनए जोड़ दिया, मतलब आपका डिजायर्ड डीएनए प्लस आपका वेक्टर इक्वल्स टू किसके होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। ठीक है, या फिर हम कहें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैपिटल आर लगा देते हैं। कभी कभी पेपर में आपको दोनों वर्ड से लिखा हुआ दिखता है, रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमने जो बात करी थी ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपके जेनेटिक, अभी हमने पीछे स्लाइड थी हमारे पास, इसमें जो हमने ये प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, ये सारे के सारे स्टेप्स यूज होते हैं आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। Vector can be classified into different types depending upon the different characteristics. The selection of a vector is thus depend upon the purpose of the process. मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है? अगर हमारा पर्पस है केवल कॉपी नंबर को इंक्रीज करना, कॉपी नंबर क्या होता है? कॉपी नंबर का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो हमने जीन ट्रांसफर करा है, उसके नंबर को, उस जीन के नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो इससे क्या होगा कि उसकी कॉपीज और बनेगी और उसका नंबर इंक्रीज होगा। इसे हम कहते हैं कॉपी नंबर इंक्रीज करना। ठीक है, जितनी बार उसका रेप्लीकेशन होगा उतनी बार उसका कॉपी नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग होना, या फिर हम कहें कॉपी नंबर को इंक्रीज करना। या फिर हम बात करें एक्सप्रेसिंग, या फिर उसका एक्सप्रेशन कराना है। एक्सप्रेसिंग में इसका यूज होता है वेक्टर्स का। जैसा हमारा पर्पस है वैसा हम वेक्टर यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस द वेक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ टू ग्रुप्स, वन इज एक्सप्रेशन वेक्टर एंड वन इज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में आगे चल के। वेक्टर्स आर यूजुअली डीएनए सीक्वेंसेस, virus and other particle can also function as a vector in the process like a transduction. मतलब वेक्टर्स आपके यूजुअली डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? आपके डीएनए सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, और वायरस एंड द अदर पार्टिकल कैन आल्सो फंक्शन एज अ वेक्टर। मतलब और भी आपके जैसे वायरस पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आपके वेक्टर की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वेक्टर होते हैं, जो वायरस पार्टिकल जो वेक्टर होते हैं, ये अपना डीएनए को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कैसे? किसी ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। मतलब एक प्रोसेस है ट्रांसलेशन, ठीक है, उसके थ्रू ट्रांसफर करते हैं। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कैसे। मतलब जो वेक्टर की बात करें, वेक्टर यूजुअली किसका मिलकर के बना होता है? डीएनए का। डीएनए का होता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की बात करें, वेक्टर डीएनए का होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में इसने कहा। अब ये बात कर रहा है कि वायरस, वायरस इज ऑल्सो यूज एज अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर का काम क्या है? डीएनए को ट्रांसफर करना। अच्छा, वायरस कैसे काम करेगा? अब चलो देखते हैं। एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, ये वायरस है। अब ये वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब ये बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है? कि ये बैक्टीरिया की जो सतह होती है, या फिर हम जब बात करें जो सरफेस होती है बैक्टीरिया की, उसके ऊपर आकर के अपना लैंडिंग करता है, और लैंडिंग करने के बाद फाइनली अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंड्यूस कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, क्लियर हुआ? मतलब ट्रांसडक्शन, इट इज अ प्रोसेस इन विच द bacteriophage virus transfer their DNA into the host bacteria. क्लियर हुआ? तो ये लाइन क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे भी स्लाइड्स होंगी हमारे पास पढ़ने के लिए। हम इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसे थोड़ा।
आज की स्लाइड थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसे 1.5x पे देखिएगा। ठीक है, अब हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेक्टर, अ सूटेबल वेक्टर मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक वेक्टर के अंदर ये सारी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगा वेक्टर, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ अ डीएनए, मतलब उसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ अ डीएनए होता है। इट हैव अ रिलैक्स रेप्लिकेशन कंट्रोल, मतलब उसके अंदर रेप्लिकेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जाते ही कॉपी नंबर इंक्रीज ही करता है, कि मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। इट मस्ट एटलीस्ट टू सुटेबल मार्कर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स, वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, एटलीस्ट दो। एटलीस्ट कितने? दो सेलेक्टेबल मार्कर होने ही चाहिए। इट शुड बी इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल, और वो इजिली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल मतलब कि हम उसे इजिली आइसोलेट कर लें, उसलिए हम सेलेक्टेबल मार्कर दो लेते हैं। इट शुड possess a restriction site for one or more restriction enzyme, मतलब उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, या फिर हम कहें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, जिन पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, हम एक बार फिर से इनकी तरफ आएंगे। पहले हम इनको केवल रीड कर लेते हैं। इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल एज वन ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन साइट डज नॉट ऑल्टर इट्स रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी। चलो पहले हम देख ही लेते हैं एक फैक्टर। ये आपका एक वेक्टर है, ये क्या है? आपका एक वेक्टर। वेक्टर सबसे पहली बात किसका मिलकर के बना होता है? आपके डीएनए का। वेक्टर किसका मिलकर होता है? मेड अप ऑफ अ डीएनए, मेड अप ऑफ अ डीएनए। ठीक है, मेड अप ऑफ अ डीएनए। दूसरी बात, एक वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए? वेक्टर के अंदर आपका एमसीएस रीजन होना चाहिए, एमसीएस रीजन। एमसीएस का फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। दूसरी बात, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, साइट एट विच द desired gene is to be inserted। मतलब ऐसी साइट जहां पे हम अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, ये कैसी होती हैं? देखो, जैसे ये आपको वेक्टर दिख रहा है, पूरा एक वेक्टर का नाम है PBR322। ठीक है, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पहले वेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक एमसीएस साइट है, ये भी आपकी एक एमसीएस साइट है, ये भी आपकी एक एमसीएस साइट है, ये भी आपकी एक एमसीएस साइट है। देखो ये कितनी सारी साइट्स हमें दिख रही है इसमें, EcoR1, Hind3, PST1, Sal1। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके वर्क करते हैं। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वर्क ऑन द these restriction these these cloning sites। मतलब जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएंगे इन्हें कट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमें रेस्ट्रिक्शन मल्टीपल एमसीएस रीजन के अकॉर्डिंग जो उसकी क्लोनिंग साइट है उसी के अकॉर्डिंग हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या होनी चाहिए? पहली चीज होगी एमसीएस रीजन, दूसरी चीज होनी चाहिए इसमें एक ओराई रीजन। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब यहां से, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको दिख रहा है, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। मतलब यहां से इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में, फिर इस तरीके से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता जाएगा। स्टार्ट, स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरी बात हम बात करते हैं, इसमें और क्या होना चाहिए एक वेक्टर के अंदर? वेक्टर के अंदर आपका सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? देखो, सेलेक्टेबल मार्कर आपके यूज किए जाते हैं, यूज फॉर द
recombinant DNA selection recombinant DNA selection from the मिक्सिंग, या फिर हम बात करें मिक्सचर। वेट मिनट, मैं इरेज कर लूँ इसे थोड़ा। इरेज कर लूँ इसे थोड़ा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। उसके बाद स्लाइड ऐड कर लेंगे, टेंशन नहीं है। सिलेक्टिव मार्कर यूज कहते हैं यूज फॉर द selection of the recombinant host from the mixture of recombinant and non-recombinant। ठीक है, मतलब सेलेक्टिव मार्कर यूज किए जाते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम जानते हैं केवल के वेक्टर के बारे में, वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक आपका एमसीएस रीजन होनी चाहिए, जहां पे आपके हम डिजायर्ड जीन को क्लोन कर सकते हैं, या फिर हम कहीं उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होती हैं, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के वर्क करते हैं। दूसरी बात, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई साइट होनी चाहिए। ओराई साइट का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से स्टार्ट करेगा आपका रेप्लिकेशन। सेलेक्टेबल मार्कर होनी चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट्स एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, अब एक और चीज होती है रोप जीन। रोप जीन के बारे में बहुत पूछा गया है आपके नीट के एग्जाम में। रोप जीन क्या करता है, ये एक तरीके से कंट्रोल करता है रेप्लिकेशन को। कंट्रोल द रेट ऑफ रेप्लिकेशन, द रेट ऑफ रेप्लिकेशन, कंट्रोल द रेट ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन रेट को कंट्रोल करेगा, कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए, इस तरीके से रेट को कंट्रोल करता है आपका रोप जीन। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभी आपके सामने जो हम बात कर रहे हैं, ये वेक्टर की आपके सामने जो फिगर है, ये इस फिगर के अंदर ये वेक्टर का नाम है PBR322। इसके नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। इसमें दो सेलेक्टेबल मार्कर दे रखे हैं। एक तो सेलेक्टेबल मार्कर है एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस, और एक है आपका साल, एक है आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। ये दोनों आपके क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। ये क्या है आपके सेलेक्टेबल मार्कर, दीज आर द सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, ये ये दोनों हैं आपके सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, एम्प्लिसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन, दीज आर बोथ आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, ये सारी चीजें एक वेक्टर के अंदर होनी चाहिए। अब कुछ और वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्लाइड ऐड कर देते हैं अपने पे। देखो, वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। वेक्टर्स के एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं वेक्टर्स का। वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी एमसीएस साइट्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके वर्क करते हैं और आपका एक न्यू डीएनए को इंसर्ट करते हैं। दूसरी चीज, आपका ओराई होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरा, आपका सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर मार्कर। चौथी चीज, रोप जीन, रोप जीन होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्या है, सबसे पहला वेक्टर जो फर्स्ट आइसोलेट किया था, फर्स्ट वेक्टर which is isolate from the bacteria is known as a प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड ऐसा वेक्टर था जो आपका फर्स्टली आइसोलेट किया गया था,
और ये आइसोलेट कहाँ से करा गया था? इकोलाई बैक्टीरिया से। इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया आप सभी ने सुना होगा। इकोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया था। अब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड का रोल क्या था? क्या रोल था इस प्लाज्मिड का? हम प्लाज्मिड की बात करते हैं बेटा। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड, इसके बारे में तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, इट इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। दूसरा, सर्कुलर। तीसरा, ओ सर्कुलर के साथ आप ये भी लिखना क्लोज्डली, क्लोज्डली सर्कुलर, आप ये लिखना क्लोज्डली सर्कुलर। तीसरी बात, डबल स्ट्रैंडेड, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट, यूनिट। ठीक है। प्लाज्मिड क्या है आपका? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्लोजली सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट। ठीक है। अब जैसे हम किसी बैक्टीरिया की फिगर को देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है कोई। अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक तो इसका खुद का डीएनए होगा कोई, और दूसरा एक और डीएनए रहता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि इसके डीएनए जो जीनोम का डीएनए है उससे एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है वो डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्लोजली सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सब यूनिट। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं आपस में। ठीक है। तो दिस इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को हमने एक्सट्रैक्ट करा उस बैक्टीरिया से और उसका यूज करा बायोटेक्नोलॉजी में एज अ कैरियर की तरह। मतलब वो एज अ कैरियर की तरह हमने यूज करा कि उसमें हमने अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करा। स्लाइड लेते हैं। देखो, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है। अब बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हैं बायोटेक्नोलॉजी में। पूरी बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर से भरी पड़ी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक पॉइंट था, एक पॉइंट को आप याद रखना। अ पर्टिकुलर वेक्टर, वेक्टर is used according to their host। मतलब आपको कौन सा वेक्टर यूज करना है वो उसके होस्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है। सबसे लास्ट में आपको एक टेबल मिलेगी, तो उसके अंदर ये सारी चीजें, होस्ट के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है कि कौन से होस्ट के अंदर कौन सी हम वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं एक और चीज, ये लास्ट की टेबल होगी, लास्ट में एक टेबल है। ठीक है। उसे ठीक से रीड करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन से वेक्टर के लिए, कौन से वेक्टर और कौन से प्लाज्मिड के लिए, या फिर हम कहें होस्ट के लिए यूज की जाते हैं, होस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज, एक और चीज आप समझो अभी। अब एक और प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म होती है बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ठीक है। ये आपका प्लांट में यूज किया जाता है। प्लांट, जब आपका होस्ट हो, होस्ट आपका प्लांट हो, मतलब हमें अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट किसमें करना है, होस्ट में, तब उसके लिए हम टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर कॉज इन द प्लांट। और ये एक्सट्रैक्ट कौन से बैक्टीरिया से कराता है? बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, ट्यूमिफेसिंस, ये उसका नाम है।
ठीक है, ये दो चीजें थी। अब हम बात करते हैं एक और चीज के बारे में। हाँ, दो तरीके के वेक्टर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, ऑन द basis of their role, vector can be two type, vector can be two types। ठीक है, वेक्टर आपके दो तरीके के हैं। पहला है आपका क्लोनिंग वेक्टर, दूसरा है आपका एक्सप्रेशन वेक्टर। देखो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर जो केवल आपके जीन को किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे और उसका कॉपी नंबर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कॉपी नंबर इंक्रीज करेंगे। दूसरे होता है आपके एक्सप्रेशन वेक्टर, जो अपने किसी एक डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करेंगे किसी होस्ट के अंदर और उसके कॉपी नंबर को तो इंक्रीज करेंगे करेंगे, साथ में उसका एक्सप्रेशन भी करवाएंगे। एक्सप्रेशन का मतलब कि उसे ट्रांसक्राइब कराएंगे, ट्रांसलेट कराएंगे और फाइनली उसका एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से इनकी डेफिनेशन दे रखी है। अ क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ अ डीएनए which is used to introduce the foreign gene of interest into the host cell and it can be stably maintained within a host organism। मतलब कि वो उसके अंदर केवल ट्रांसफर होकर के रह जाएगा और उसके कॉपी नंबर को इंक्रीज करेगा बस। ठीक है, एन एक्सप्रेशन वेक्टर इज एन प्लाज्मिड दैट नॉट ओनली इंट्रोड्यूस a gene of interest into the host organism but also aids in the analysis of a gene of interest via relevant protein product expression। मतलब कि वो उस जीन से रिलेटेड जो प्रोटीन होगा उसका भी एक्सप्रेशन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म वन है, मैं फिर से वही फिगर बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर से हमने वो जीन इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का था, इंसुलिन था, इंसुलिन जीन हमने यहाँ से, इंसुलिन का जीन था, हमने इसके अंदर से निकाल करके इस के अंदर डाल दिया, इस होस्ट के अंदर डाल दिया। तो वो जो वेक्टर था वो अगर क्लोनिंग वेक्टर है, अगर क्लोनिंग वेक्टर है तो वो क्या करेगा? उसका केवल कॉपी नंबर ही इंक्रीज करता रहेगा। कॉपी नंबर इंक्रीज, कॉपी नंबर आपको पता है ना कि उसका कॉपी नंबर बढ़ाता रहेगा, मतलब उसे रेप्लिकेट करता रहेगा बस, और उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन वेक्टर है, अगर वो एक्सप्रेशन वेक्टर है तो वो उसके कॉपी नंबर को तो इंक्रीज करेगा, कॉपी नंबर को इंक्रीज तो करेगा, प्लस उसका रिलेटेड फंक्शनल प्रोटीन भी बनाएगा, प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। रोल क्या होता है इनका? इट इज यूज टू ऑब्टेन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीपल कॉपीज मतलब वो केवल आपका कॉपी नंबर इंक्रीज करता है। इट इज यूज टू ऑब्टेन और एनालाइज द जीन ऑफ अ प्रोडक्ट विच मे बी आरएनए और अ प्रोटीन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब वो आपका प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवाएगा और आपका आरएनए, क्योंकि आपका जीन से क्या बनता है? आपका आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के बाद फाइनली आपका प्रोटीन। ये आपने सेंट्रल डोगमा में पढ़ चुका है, आई होप यू क्लियर। अब कौन कौन से इसके नाम होते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी फिलहाल। ठीक है, ये रिवोटेबल। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट वैक्टर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक मतलब हमारे बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया अगर होस्ट है तो हम उसमें कौन कौन से वैक्टर? प्लाज्मिड वैक्टर, बैक्टीरियोफाज वैक्टर, कॉस्मिड वैक्टर। ये वैक्टर्स के टाइप होते हैं। कॉस्मिड इज अ काइंड ऑफ वैक्टर विच इज यूज्ड इन द जीनोमिक लाइब्रेरी। ये भी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में काम आता है, जीनोमिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बनाने में काम आते हैं। दूसरे होते हैं यीस्ट। अगर यीस्ट है आपका तो हम इसमें यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड और या फिर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैप और यैक, ये दोनों के दोनों वेक्टर यूज करते हैं। प्लस एक और वेक्टर यूज करते हैं जिसका नाम होता है 2m प्लाज्मिड। ये बहुत एक बार पूछा भी गया था, एक ऑप्शन में दिया गया था नीट के अंदर, मे बी शायद 2018 और 2017 के पेपर को देखना था ना, 2m प्लाज्मिड। ठीक है, 2m प्लाज्मिड ये नाम है। आप 2m प्लाज्मिड भी यूज कर सकते हो और आपके यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम प्लाज्मिड ये भी यूज करते हो। अगर आपका प्लांट होस्ट है, जैसे मैंने आपको टीआई प्लाज्मिड के बारे में बताया, कहां से निकल जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन से। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई की फुल फॉर्म ही होती है बेटा, केवल यही बात पूछी गई थी एग्जाम में एक बार कि टीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टीआई की फुल फॉर्म होती है टीआई, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, और एक होता है आपका एनिमल होस्ट। अगर एनिमल मतलब कि हम लोग, जैसे कि हम लोग भी किस में लाया करते हैं? आपके एनिमल किंगडम में लाया करते हैं,
ह्यूमन, हम मैमल्स में आते हैं, तो हमारे अंदर कौन कौन से वैक्टर यूज करते हैं? वायरल वैक्टर यूज कर सकते हैं, शटल वैक्टर यूज कर सकते हैं और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे वैक्टर यूज करे जाते हैं। अच्छा, ये जो शटल वैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं? शटल वैक्टर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, शटल वैक्टर्स के बारे में शॉर्ट यहाँ पे, शटल वैक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। शटल वैक्टर्स, शटल वैक्टर्स बेटा वो होते हैं वैक्टर्स दैट कैन बी मल्टीप्लाई और प्रोपागेट इनटू टू डिफरेंट होस्ट, उनको हम शटल वैक्टर कहते हैं। शटल वैक्टर के अंदर टू ओराइज होती हैं, कंटेन टू डिफरेंट ओराइज। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ओराइज, ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन ऑफ replication, origin of replication according to their, according to their host। मतलब अगर उसके अंदर कोई ऐसा वेक्टर है जो आपका कोई एक बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक स्पीशीज में भी और यूकैरियोटिक स्पीशीज में, तो उसके अंदर दोनों तरीके के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। मतलब उसके अंदर आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड भी होगा और आपका एनिमल से रिलेटेड भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ताकि वो दोनों में ग्रो कर सके। आप उसे किसी के भी अंदर डाल देंगे वो उसके अंदर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अगर आपका फंगल है, फंगल अगर आपका होस्ट है तो उसके लिए कौन से वेक्टर? फंगल प्लाज्मिड या फिर हम वायरल प्लाज्मिड, इनका यूज करेंगे। दूसरा, इंसेक्ट अगर होस्ट है तो हम उसमें बकेलो वायरस वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे एक बार देख करके जाना। आप नीट में जाओ तो प्लीज एक बार देख करके जाना अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमने सारी चीजें वेक्टर के बारे में डिस्कस कर ली है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो टीआई प्लाज्मिड के बारे में आप याद रखना। ये जो स्लाइड है टीआई प्लाज्मिड के बारे में, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। ये प्लांट अगर होस्ट होता है तब उस केस में यूज किए जाते हैं। क्या करता है? ट्यूमर कॉज करता है प्लांट के अंदर, प्लांट रूट्स के अंदर, प्लांट रूट्स के अंदर, प्लांट रूट्स के अंदर। ठीक है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस जो बैक्टीरिया है वहां से निकाला जाता है। एक और होता है आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आर आई प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड का मतलब एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, यहां से निकाला जाता है। ठीक है, ये आर आई प्लाज्मिड भी यूज किया जाता है प्लांट जब होस्ट होता है तो। ठीक है, और एक और चीज है, हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं टीआई प्लाज्मिड का। जैसे टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, एक होता है राइट बॉर्डर बेटा, एक होता है लेफ्ट बॉर्डर। देखो, ये होता है, एक होता है लेफ्ट बॉर्डर, एक होता है राइट बॉर्डर। और इसके बीच में जो जीन होते हैं बेटा, इसे ये होते हैं आपके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। आप लोग जानते हो ना प्लांट हार्मोन्स के बारे में, आपने 10th क्लास में पढ़ करके आए होगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होगे। ऑक्सिन क्या करता है? रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाता है, शूट और रूट ग्रोथ को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन करता है सेल का डेवलपमेंट या फिर हम कहें सेल का डिफरेंशिएशन को कॉज करता है। इतने से लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर के बीच में जो जीन होता है उसे हम कहते हैं टी डीएनए, टी डीएनए। इस पूरे को, होल पूरे को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक ओपाइन मेटाबॉलिज्म के लिए एक जीन होता है, ओपाइन मेटाबॉलिज्म के लिए, यहां पे लिख दे रहा हूं, ओपाइन सिंथेसिस। और एक होते हैं विरजीन, ये विरजीन्स, विरजीन्स, विरजीन्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सर्वाइबिलिटी में, सर्वाइबिलिटी ऑफ टीडीएनए में। सर्वाइबिलिटी ऑफ टीडीएनए का मतलब क्या है बेटा? कि जब आपका टीडी, जब ये बैक्टीरिया किसी प्लांट स्पीशीज से दूसरी प्लांट स्पीशीज में जाता है, ये जब बैक्टीरिया कॉज करता है, तो उसके अंदर से ये टीडीएनए का पार्ट निकल करके, ये जो टीडीएनए का पार्ट है ये इतना पार्ट निकल करके बेटा चला जाता है
किसी और प्लांट के अंदर उसकी रूट्स को अफेक्ट करने के लिए, किसी और प्लांट की रूट को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो उस डीएनए को, टीडीएनए को स्टेबलाइज़ करता है, मतलब बीच के प्रोसेसेस में अगर जब वो किसी प्लांट के अंदर जाएगा, तो प्लांट के अंदर का डिफेंस मैकेनिज़्म होगा, वो भी अपना काम करेगा। तो उससे बचाने के लिए, उस सेल्स को बचाने के, सेल से बचाने के लिए, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आपके विरजीन्स हेल्प करते हैं। विरजीन्स और सर्वाइबिलिटी और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं विरजीन के। आप ये एक्स्ट्रा में थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है? सर्वाइबिलिटी हो गया, ठीक है? और ट्रांसफरिंग हो गया, ट्रांसफरिंग ऑफ टीडीएनए, ठीक है? एंड सर्वाइबिलिटी, ठीक है? इन चीज़ों में विरजीन्स का रोल होता है। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है? शुरू से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग, बायोटेक्नोलॉजी is a branch of a science that includes the living organisms, cells, and biological systems to develop the product, processes, and the technologies for the benefits of a human, animals, and the environment. Involves applying the biological principles and techniques to solve the problems and create useful products in the fields such as agriculture, medicine, industry, and environmental management. मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बायोटेक्नोलॉजी इट इज अ branch of a science that deals with the making the biological product for the human wellness and as well as the for the many fields like agriculture, medicine, industries, environmental management and etc. So on. दो तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है आपका बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स के बारे में, जैसे हम बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर्स के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, आरडीटी के बारे में, ठीक है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे आज वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर क्या होते हैं? आपके व्हीकल होते हैं जो आपके फॉरेन डीएनए को या फिर डिजायर्ड डीएनए को कैरी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दूसरी बात, वेक्टर के अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कौन कौन से होने चाहिए? ये बहुत ही छोटे होने चाहिए साइज में और ज्यादा से ज्यादा डीएनए को कैरी कर सके, और इनके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, वन और मोर रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, इनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, दो सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हमने एक वेक्टर के बारे में देखा, PBR322 के बारे में, ठीक है? ये भी एक तरह का वेक्टर था। इनमें सारी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब करा। इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट कौन सी है, सेलेक्टेबल मार्कर कौन से हैं, और ओराई रीजन कौन सा है, रोप जीन का क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा। और हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था, टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा, और हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं रोल्स के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर को डिस्क्राइब करा, क्लोनिंग वेक्टर कौन से होते हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर कौन से होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करा। फिर हमने इस टेबल के अंदर ये सारी चीज़ों को जो हमने डिस्कस करा कि कौन से वेक्टर का यूज़ करते हैं कौन से होस्ट के अंदर। प्लीज़ मैं आपसे अभी फिर से बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को एक बार रीड ज़रूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो थैंक यू।